हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पेडागोजी का सेक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पेडागोजी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो EMRS के जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है और जितने भी EMRS की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये कारगर है। इसके अलावा EMRS से अलग जितने भी अलग टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए भी ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग करिकुलम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है करिकुलम, जिस पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं पाठ्यचर्या। तो क्या कुछ है करिकुलम के अंतर्गत और क्या क्या इसके सब टॉपिक्स हैं, सभी पर एक नज़र हम लोग डालेंगे और सभी को थोड़ा डिटेल से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, अंत तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। और इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस जो हैं आगे आने वाले हैं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं और ये क्लियर कर दूं कि यहाँ जो पाठ्यचर्या इसका हिंदी मीनिंग दिया हुआ है, तो एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि ये जो करिकुलम है इसको हिंदी में जो है पाठ्यचर्या कहा जाता है। आप जब अलग अलग पुस्तकों में इसको खंगालेंगे या फिर इंटरनेट से खोजने का प्रयास करेंगे तो आपको दो वर्ड मिलेंगे, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। ठीक है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या वर्ड मिलेंगे। कई जगह पर करिकुलम का अर्थ पाठ्यचर्या दिया हुआ होता है और कई जगह पर पाठ्यक्रम दिया हुआ होता है। तो कई बुक्स में भी इसी तरह के जो अलग अलग चीज़ें जो हैं उस तरह के आप लोग को मिल जाएगी। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको सिर्फ इसके अंग्रेजी मीनिंग को ध्यान रखना है और जो है करिकुलम। इसके अलावा करिकुलम के अलावा आपको एक और वर्ड जो है हमेशा देखने को और सुनने को मिलता होगा और वो है सिलेबस। तो यही चीज़ है, यही अंतर होता है करिकुलम और सिलेबस में। तो करिकुलम सिलेबस में मेन डिफरेंस क्या होता है आगे ये भी हम लोग जानेंगे। तो एक होता है पाठ्यचर्या और एक होता है पाठ्यक्रम। तो हम लोग इस वीडियो में करिकुलम का अर्थ जो है पाठ्यचर्या लेकर के चलेंगे और सिलेबस का जो मीनिंग होता है उसको हम पाठ्यक्रम लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ करिकुलम, यानी कि करिकुलम है क्या। ठीक है, तो विद्यालयों का प्रमुख कार्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना होता है और इसको पूर्ण करने के लिए वहाँ पर जो कुछ भी किया जाता है उसे पाठ्यचर्या का नाम दिया गया है। यानी कि पढ़ाई के अलावा, शिक्षा प्रदान करने के अलावा स्कूल में जो भी अलग अलग क्रियाएं होती हैं वो सभी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं। करिकुलम शब्द वह क्रम है जिसे किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पार करना होता है। अतः पाठ्यचर्या वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो ये जो पाठ्यचर्या है उसके आधार पर जीवन और जीवन जीने के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह अध्ययन का निश्चित और तर्कपूर्ण क्रम है। ठीक है, ये तर्कपूर्ण क्रम है, कोई भी अनर्गल बातें नहीं होती इसमें करिकुलम में, जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो करिकुलम से ही स्कूल में जाने वाले विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास संभव है। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ करिकुलम, यानी कि करिकुलम का क्या मीनिंग है, उसके शब्दार्थ क्या है उसका। तो जो पाठ्यचर्या शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया गया है। एक्चुअली में ये जो करिकुलम है वो लैटिन भाषा का वर्ड है। ठीक है, तथा यह लैटिन शब्द कुर्रेर से बना है। किससे बना है? कुर्रेर से करिकुलम बना है और कुर्रेर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ठीक है, दौड़ का मैदान, इससे ही बना है आपका करिकुलम। अब हम देखते हैं कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। एक तरफ है पाठ्यचर्या और एक है पाठ्यक्रम। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक करिकुलम है और एक क्या है, एक आपका सिलेबस है। तो ये पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम और आपका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। देख लेते हैं इनके बीच मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पाठ्यचर्या में शिक्षण के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्ष शामिल होते हैं। जो ये पाठ्यचर्या है जिसके लिए ये वीडियो है, ठीक है, जो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है पाठ्यचर्या, उसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों चीज़ें शामिल होती है। जो स्टूडेंट के जो ज्ञानात्मक यानी कि किताबी जो ज्ञान है उससे रिलेटेड, भावात्मक उसके मन में जितने भी भाव पैदा होते हैं उससे रिलेटेड, और क्रियात्मक जो भी चीज़ें वो करता है, जो भी वो क्रियात्मक चीज़ें करता है, ठीक है, वो सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं।
अब देखते हैं पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यक्रम में केवल ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित तथ्य ही क्रमबद्ध होते हैं, यानी कि ज्ञानात्मक जो किताबी ज्ञान से, इसका अर्थ किताबी ज्ञान से है, यानी कि ज्ञानात्मक चीज़ें जो हैं वही पाठ्यक्रम में शामिल होती हैं, उसी को पाठ्यक्रम कहा जाता है। किताब में हमको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह के विषय पढ़ना है, उन विषयों में क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए, वो सभी चीज़ें पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। लेकिन पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में यही अंतर है कि पाठ्यक्रम जो है एक सीमित अर्थ है और पाठ्यचर्या एक ब्रॉड है, विस्तृत है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम को अपने अंतर्गत समाहित कर लेता है, क्योंकि इसमें ज्ञानात्मक तो शामिल है ही, इसके अलावा जो बच्चा जो भी क्रियाएं करता है, उसकी जो भावनाएं होती हैं, वो सभी चीज़ें पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, पढ़ाई के अलावा जो खेल कूद है, ठीक है, उसको कुछ कुछ क्रिएटिव चीज़ें सिखाई जाती है और उसको नीति की शिक्षा दी जाती है, अच्छे बुरे की पहचान कराई जाती है। ये सभी चीज़ें पाठ्यक्रम में तो लिखी नहीं होती और ये टीचर का फ़र्ज़ होता है, तो इस वजह से ये जो है पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाता है। ये सभी, ये जो 3 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं वो सभी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आएगा। आगे दिया गया है कि पाठ्यचर्या में नियोजित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय और विद्यालय के बाहर जो कुछ भी संपादित किया जाता है वह सब समाहित होता है। यानी विद्यालय के अंदर जो पढ़ाई लिखाई होती है, जो खेल कूद होता है, वो तो शामिल होता ही है पाठ्यचर्या में, लेकिन विद्यालय से बाहर भी जो विद्यार्थी जो भी चीज़ें करता है वह सभी इसमें समाहित होता है पाठ्यचर्या में। जबकि पाठ्यक्रम में केवल विद्यालय की सीमा में कक्षा के भीतर विकसित किए जाने वाले विभिन्न विषयों के ज्ञान की रूपरेखा मात्र होती है। तो पाठ्यक्रम में यही होता है कि विद्यालय की सीमा के भीतर जितनी भी चीज़ें कराई जाती है वो सभी पाठ्यक्रम में आती हैं, लेकिन सीमा के बाहर जैसे घर में भी जाकर के विद्यार्थी बहुत सारे ऐसे काम करता है जो विद्यालय से जुड़े हुए होते हैं, वो सभी पाठ्यचर्या में आते हैं। अब है पाठ्यचर्या के प्रकार। अब देखते हैं हम लोग पाठ्यचर्या के क्या क्या प्रकार यहाँ पर दर्शाए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पर मुखर अथवा स्पष्ट वर्णित पाठ्यचर्या। दूसरे नंबर पर दिया गया है यहाँ पर अघोषित अथवा अंतर्निहित पाठ्यचर्या, और तीसरे नंबर पर दिया गया है शून्य पाठ्यचर्या। तो एक एक करके थोड़े थोड़े शब्दों में इनको समझ लेते हैं कि ये असल में है क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुखर अथवा स्पष्ट वर्णित पाठ्यचर्या। जैसे कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ स्पष्ट वर्णित यानी स्पष्ट शब्दों में जिसका वर्णन किया गया है जिस पाठ्यचर्या का, यानी जो लिखित रूप में है, जो एक लिस्ट के रूप में किसी विद्यालय में या किसी संस्था में स्थित होता है कि नियमावली, नियम में जैसे कई चीज़ें लिखी होती है कि टीचर को ये करना है, ये करना है, बच्चों को ये पढ़ाना है, बच्चों को इस तरह से ट्रीट करना है, ये सभी खेल कूद करवाने हैं, वो सभी मुखर और स्पष्ट वर्णित पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो स्पष्ट हैं, जिनकी नियमावली लिखित रूप में बनी हुई है। अब सेकेंड नंबर पर हम लोग देख लेते हैं अघोषित अथवा अंतर्निहित पाठ्यचर्या। तो जैसा कि ये भी नाम से स्पष्ट होता है कि अघोषित, इसकी घोषणा नहीं की गई है, यानी कि इसका कोई लिखित प्रारूप नहीं है, इसका कोई लिस्ट नहीं बना हुआ है कि लिस्ट में ये चीज़ें शामिल है, ऐसा इसका लिस्ट नहीं बना हुआ है। इसके अंतर्गत कई तरह की क्रियाएं आ जाती है, जैसे कि टीचर जैसे बच्चों को कोई शिक्षा देता है जो कि उसके सिलेबस में नहीं है, जैसे अपने स्टूडेंट्स को अच्छे बुरे का बोध कराना है ना, अपने माता पिता का आदर करना सिखाना और अच्छे बुरे में फ़र्क बताना कि क्या काम अच्छे हैं क्या काम बुरे हैं। तो इस तरह की जो शिक्षा होती है, इसके अलावा बच्चों को क्लासरूम में शाबाशी देना, सही उत्तर देने पर उसका उत्साहवर्धन करना, गलत उत्तर देने पर उसे सिखाना, तो ये सभी चीज़ें लिस्ट में वर्णित नहीं होती है, ये सभी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ठीक है, इस वजह से इसे अघोषित पाठ्यचर्या कहा जाता है या फिर अंतर्निहित पाठ्यचर्या कहा जाता है, जो किसी सूचना में किसी लिस्ट में वर्णित नहीं है, लेकिन ये भी एक करिकुलम के अंदर आता है। टीचर का ये धर्म होता है कि ये सभी चीज़ें भी वो करें। अब इसके अलावा थर्ड नंबर पे आ जाते हैं हम लोग शून्य पाठ्यचर्या। तो शून्य पाठ्यचर्या में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे कि विद्यालय में ही जो है सभी जानकारियों को एक स्टूडेंट को दे पाना कभी भी संभव नहीं होता है, यानी हर चीज़ें जो है विद्यार्थी विद्यालय में नहीं सीख सकता और हर चीज़ें विद्यालय में सिखाई भी नहीं जा सकती। इसलिए जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको पाठ्यचर्या में शामिल नहीं किया जा सकता, शामिल नहीं किया जाता है। कई बार जानबूझकर कुछ चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं जा सकता विद्यालय में स्टूडेंट को। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जीवन जीने का तरीका है, ठीक है, जीवन जीने का तरीका कुछ पॉइंट तो बता दिया जाता है, अच्छे बुरे में फ़र्क, ठीक है ना, बड़ों छोटों में फ़र्क, लेकिन जो जीवन जीने का तरीका विद्यार्थी जो है खुद से सीखता है, उसके भाव उसके अंतर्गत खुद ही पैदा होते हैं। और जैसे कि फ्यूचर
का प्लान जो है, एक फ्यूचर में बच्चों को क्या करना है, ये सभी चीज़ें बच्चे खुद ब खुद सीख जाते हैं। उसको बहुत अच्छे से विद्यालय में नहीं समझाया जा सकता। तो ऐसे चीज़ों को पाठ्यचर्या में शामिल नहीं किया जा सकता, उसको शून्य पाठ्यचर्या कहते हैं, जो असल में तो पाठ्यचर्या का हिस्सा है लेकिन उसको विद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता है, तो इसको शून्य पाठ्यचर्या कहते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब है प्रिंसिपल। ये भी एक पॉइंट है आप लोग के जो EMRS का जो सिलेबस है उसमें आप देख लीजिएगा, प्रिंसिपल आपके पॉइंट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सिद्धांत है वो है पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि पाठ्यचर्या निर्माण के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं। सबसे पहला है शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल से इसको देखते जाते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल मैंने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग मेरे एक एक वर्ड्स को ही, इसकी मीनिंग जो है आप लोग समझ सकते हैं, इसका डिफाइन इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत। तो पाठ्यचर्या निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए, यानी कि पाठ्यचर्या ऐसी बनानी चाहिए जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हो। जैसे कि जिस भी कक्षा में स्टूडेंट हों, जैसे कि क्लास 9th में है, अब 9th में बच्चों को क्या सीखना चाहिए ये तो करिकुलम बनाने वाले एक्सपर्ट को पता होगा। तो वो ऐसे चीज़ों को शामिल करे अपने बच्चों के उस पाठ्यचर्या में, बच्चों के करिकुलम में, कि जो उनके शैक्षिक उद्देश्य हैं कि 9वीं में बच्चों को क्या सीखना चाहिए वो कंप्लीट हो जाए, वो उद्देश्य जो है कंप्लीट हो जाए। तो पहला सिद्धांत यही कहता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होना चाहिए उस पाठ्यचर्या के बदौलत। अब सेकेंड में जो है बच्चों को आवश्यकताओं, योग्यताओं, रुचियों एवं भावनाओं की अनुकूलता का सिद्धांत। सेकेंड जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि करिकुलम का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए जिससे कि बच्चों की आवश्यकताओं की, उनके योग्यताओं, रुचियों, भावनाओं और जितने भी भावनाएं हैं, रुचियां हैं, योग्यता है और आवश्यकता, वो सभी पूरे हो जाएं, ठीक है। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ति करे। थर्ड में है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। करिकुलम में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी बातें होनी चाहिए जो जीवन से संबंधित हो, ठीक है, जीवन से कनेक्टेड हो। जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन से वो कनेक्टेड होना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छी तरह से सीखें। फोर्थ नंबर है पाठ्यचर्या में मानव जीवन के समस्त उपयोगी अनुभवों को समावेश का सिद्धांत। जो मानव जीवन के हैं उसके समस्त उपयोगी जो अनुभव हैं, ठीक है, अलग अलग अनुभव हैं जो बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अनुभव यानी मानव जीवन के पिछले इतिहास से लेकर के मनुष्य ने क्या क्या अनुभव करके यहाँ तक का मुकाम हासिल किया है, वो सभी चीज़ें उनके पुस्तक में होनी चाहिए, उनके पाठ्यचर्या में होनी चाहिए। अगला नंबर का जो सिद्धांत है वो कहता है उपयोगिता का सिद्धांत। तो उपयोगिता का सिद्धांत ये कहता है कि करिकुलम का निर्माण ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों के लिए उपयोगी हो। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते चलें जो उसके लिए कोई उपयोगी ही ना हो, जो मानव के लिए, जो एक विद्यार्थी के लिए उपयोगी ही ना हो। तो करिकुलम में हर वही चीज़ शामिल होना चाहिए जो उसके लिए उपयोगी हो, कोई फालतू की चीज़ ना हो। नेक्स्ट जो है छठवां नंबर वो कहता है कि पाठ्यचर्या के विभिन्न विषयों एवं क्रियाओं में सहसंबंध तथा एकीकरण का सिद्धांत। यानी कि जो अलग अलग विषय हैं उनमें सहसंबंध हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी, मान लीजिए कि कोई मैथमेटिक्स का विद्यार्थी, मैथमेटिक्स का टीचर उसको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, तो वो भी अलग विषयों से जुड़े होने चाहिए, वो नैतिकता से जुड़े होने चाहिए, ठीक है, वो भाषा से जुड़े होने चाहिए। मैथमेटिक्स पढ़ते हुए भी बच्चे भाषा सीख सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे कोई टीचर किसी मैथमेटिक्स के क्लास में किसी बच्चे को प्रश्न पढ़ने के लिए कहता है, अब वो बच्चा उस प्रश्न को अच्छे से स्पेलिंग वाइज उसको अच्छे से पढ़ता है, तो इससे बच्चों के भाषा का भी तो विकास होता है ना। जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स के क्लास में सिर्फ वो जोड़ना, घटाना या गणित ही सीखता है, उसके भाषा का भी विकास होता है। यानी कि हर एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट जरूर होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए एक पाठ्यचर्या में। अब जो 7 पॉइंट है वो कहता है सिद्धांत जो है प्रदान किए जाने वाले ज्ञान के वर्गीकरण का सिद्धांत। यानी कि ज्ञान को अलग अलग भागों में वर्गीकृत करना चाहिए, जैसे कि विषय, जो विषय अलग अलग विषयों में बांटे गए हैं वही है, ठीक है। ज्ञान का वर्गीकरण यानी कि जैसे कि अलग अलग विषयों में बांट दिया जाता है। नैतिक शिक्षा का विषय अलग है, ठीक है, गणित का अलग है, सामाजिक विज्ञान का अलग है जिसमें समाज का जो विज्ञान होता है उसके बारे में बताया जाता है। विज्ञान का अलग होता है जिसमें वैज्ञानिक चीज़ों को, जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाली चीज़ों को बताया जाता है। मैथमेटिक्स में गणित सिखाई जाती है। ये सभी ज्ञान का जो है वर्गीकरण है। तो इस प्रकार करिकुलम का निर्माण इतने सिद्धांतों से किया जा सकता है। इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन ये जो हैं वो प्रमुख हैं। आगे बढ़ जाते हैं पाठ्यचर्या के उपागम, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं करिकुलम अप्रोचेस।
जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। करिकुलम अप्रोचेस देख लेते हैं क्या है कि पाठ्यचर्या उपागम किसी भी संगठन संबंधी कार्यक्रम के लिए निर्णय लेते समय एक प्रकार का प्रारूप है जो शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया के विभिन्न तरंगों से संबंधित होता है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि ये जो पाठ्यक्रम उपागम जो होते हैं ना, करिकुलम अप्रोचेस, वो एक तरह के विचार हैं। जो अप्रोचेस का मतलब एक तरह का विचार है, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक विचार है कि पाठ्यक्रम का निर्माण किस विचार के अंतर्गत किया गया है, किस प्रकार का प्रारूप है। यानी जो संगठन संबंधी जो कार्यक्रम है, कोई भी संगठन से रिलेटेड, उसको निर्णय लेते समय किस प्रकार का प्रारूप इस्तेमाल किया गया है, यानी किस सोच से उसको बनाया गया है। जैसे कोई मैथमेटिक्स की बुक बनाई गई है, उसको किस विचार से बनाया गया है, तो यही होता है करिकुलम अप्रोचेस का मतलब होता है विचार। तो इसको शॉर्ट में आप विचार समझ सकते हैं और इसका जो है मीनिंग आप विचार से ही निकाल सकते हैं कि पाठ्यक्रम अप्रोच जो है वो एक तरह का विचार है, किसी पाठ्यक्रम का निर्माण किस विचार के अंतर्गत किया गया है। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में टाइप भी दिया होगा कि पाठ्यक्रम उपागम, इसमें क्या दिया गया है, आर्नस्टीन और हैकिन्स के अनुसार 5 प्रकार होते हैं। जो करिकुलम उपागम जो है, करिकुलम अप्रोचेज, उसके 5 प्रकार बताए गए हैं। कई अलग अलग प्रकार भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्नस्टीन और हैकिन्स के अनुसार बताए गए हैं, जिसको आप समझ सकते हैं। सबसे पहला है व्यवहारिक तार्किक उपागम, दूसरे नंबर पर है प्रणाली प्रबंधन उपागम, तीसरे नंबर पर है बौद्धिक शैक्षिक उपागम, चौथा है मानवतावादी सौंदर्यात्मक उपागम और पांचवा है आपका पुनर्संकल्पित उपागम। अब इन सबको हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये सभी चीज़ें क्या हैं। एक एक करके हम देखते हैं कि ये सभी क्या हैं, शॉर्ट में इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1, व्यवहारिक तार्किक उपागम। तो क्या होता है व्यवहारिक तार्किक उपागम? तो ये जो व्यवहारिक तार्किक उपागम है, यह तार्किक जो है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। यानी कि ये पूर्णतः वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक सोच पर आधारित है। इसे मानने वाले ये विश्वास करते हैं, यानी कि इस जो व्यवहारिक तार्किक उपागम है, उसको जितने भी करिकुलम एक्सपर्ट जो इस उपागम को मानते हैं, वो ये विश्वास रखते हैं कि पाठ्यचर्या जो है क्रमबद्ध और संरचनात्मक क्रिया है। यानी जो पाठ्यक्रम होता है वो क्रमबद्ध है, एक लाइन से चलते जाता है, शुरू से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ते जाता है। इस तरह का एक स्तर होता है, इस तरह की क्रिया होती है। और संरचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, जो करिकुलम होता है वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिया है, कंस्ट्रक्टिव क्रिया है और वो क्रमबद्ध होता है, शुरू से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ते जाता है। ये है व्यवहारिक तार्किक उपागम और ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। इसको बस याद रखिएगा, जो व्यवहारिक तार्किक उपागम है ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है, तर्कों पर आधारित है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है तार्किक तर्कों पर आधारित है वो। अब दूसरा उपागम जिसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है वो है प्रणाली प्रबंधन उपागम, ठीक है। तो प्रणाली, यहाँ पर इसको याद रखिएगा, प्रणाली। तो इसको मानने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि विद्यालय जो है एक सामाजिक प्रणाली है, विद्यालय को एक सामाजिक प्रणाली के रूप में वो देखते हैं, ठीक है। इसमें उनका मानना है कि इस सामाजिक प्रणाली में अलग अलग ग्रुप मिलकर काम करते हैं, अलग अलग प्रणालियाँ इसमें मिलकर काम करते हैं। और उस प्रणाली में कौन कौन आते हैं? शिक्षक आता है, ठीक है, स्टूडेंट आता है और पाठ्यचर्या विशेषज्ञ भी उसी में आते हैं। यानी कि पाठ्यचर्या विशेषज्ञ जो उस पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं, जो पुस्तक पढ़ते हैं, जो पाठ्यचर्या के जो पाठ्यक्रम में वो विद्यार्थी शिक्षा लेता है, ये सभी चीज़ें आते हैं। जैसे कि शिक्षक, जैसे मैंने बताया, शिक्षक, उससे कनेक्टेड होता है स्टूडेंट, उससे कनेक्टेड होता है उसका करिकुलम, उससे कनेक्टेड होता है उस करिकुलम को बनाने वाले। ये सभी मिलकर के प्रणाली प्रबंधन उपागम का निर्माण करते हैं। यानी इस प्रणाली से, प्रणाली प्रबंधन उपागम से ही इस तरह के पाठ्यचर्या का निर्माण होता है, जिसमें ये सभी आपस में कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं बौद्धिक शैक्षिक उपागम। ये क्या है? तो बौद्धिक शैक्षिक उपागम ये जो है वह पाठ्यचर्या के मुख्य प्रचलन, स्थितियों और संप्रत्यय पर बल देता है। उसका संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट, ये जो है करिकुलम के कॉन्सेप्ट पर बल देता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट पर बल देता है और जो है उसका विश्लेषण करता है। यह विद्यालय की गतिविधियों एवं शिक्षा को एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखता है। जो भी स्टूडेंट के जो गतिविधियां, उसको गतिविधियों को ही एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखता है और शिक्षा को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखता है। जो बौद्धिक शैक्षिक उपागम है वो दार्शनिक तौर पर देखता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है शिक्षण में। आगे बढ़ जाते हैं
4th नंबर में जो मानवतावादी सौंदर्यात्मक उपागम है वो क्या है? तो ये जो सौंदर्यात्मक उपागम है ना मानवतावादी, वो इसका विपरीत है। जो व्यवहारिक तार्किक उपागम का जो सोच है उसका विपरीत सोच है, ये उसके विपरीत विचार है इसमें मानवतावादी सौंदर्यात्मक उपागम में। ये क्या करता है, ये विद्यार्थियों की आवश्यकता और रुचि पर बल देता है। ठीक है, ये किस पर बल देता है? जो पहला वाला है व्यवहारिक तार्किक उपागम, ये जो है करिकुलम पर बल देता है, सिलेबस पर बल देता है। लेकिन ये जो है चौथा वाला मानवतावादी, तो इसमें क्या होता है, ये बच्चों पर बल देता है कि बच्चे किस प्रकार की रुचि रखते हैं, किस तरह उनकी आवश्यकताएं हैं, और शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर के जो चर्चा करते हैं, दोनों आपस में कनेक्ट होकर के चर्चा करके किसी समस्या का समाधान का हल करते हैं, रिसर्च करते हैं, इस पर बल देता है ये जो मानवतावादी है वो। अब नेक्स्ट देखते हैं जो लास्ट वाला है पुनर्संकल्पित उपागम। तो नाम से आप लोग समझ सकते हैं पुनर्संकल्पित, तो ये इन सभी से उतना वास्ता नहीं रखता, इन चारों से बिल्कुल अलग है। ये अपना एक अलग ही सोच विकसित करता है। ठीक है, ये पाठ्यचर्या के विकास में किसी तरह से भी तकनीकी ज्ञान में कोई योगदान नहीं देता है। इन चारों की तरह किसी भी नियम को नहीं मानता है, ये अपना एक अलग ही नियम बना लेता है। ठीक है, अपना एक अलग परिप्रेक्ष्य को ये जन्म देता है। जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक और आदर्शवादी विचारधारा को ये मानता है। सामाजिक, राजनीतिक, आदर्शवादी यानी दुनिया से जुड़े हुए चीज़ों को मानता है। इसका मुख्य सिद्धांत क्या है पता है? इसका मुख्य सिद्धांत ये है कि विद्यार्थी जितना अपने आप को समझता है उतना ही अपने चारों ओर के वातावरण को वो समझता है, अपने बाहरी वातावरण को समझता है। जितना अपने आप को समझते जाएगा ना, उतना ही ज़्यादा वो दुनिया से परिचित हो जाएगा। ये है इसका मानना, इस वाले 5वें वाले का। तो ये थोड़ा सा पेचीदा है, आप लोग को समझने में हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उतना भी कठिन नहीं, आप लोग जल्दी इसको समझ जाएंगे। वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख लेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। तो ये होते हैं उपागम। तो जैसे मैंने बताया, उपागम का मतलब एक तरह का सोच होता है, एक तरह का विचार होता है कि करिकुलम को किस सोच के जरिए बनाया गया है, इन पाँचों में से किस सोच का यूज़ किया गया है उस करिकुलम को तैयार करते समय। नेक्स्ट में आ जाते हैं संगठन। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोग के सिलेबस में है, ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो ये संगठन दिया हुआ है, उस संगठन से आप किसी संस्था का अंदाज़ा मत लगा लीजिएगा। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई संस्था नहीं है, जैसे कि बोलते हैं ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ऑर्गेनाइज करना, जैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, उसको व्यवस्थित रूप में लाते हैं। जैसे कि टाइम को ऑर्गेनाइज करना, कि हम किस टाइम क्या करेंगे, तो व्यवस्थित करना, इसका अर्थ हो जाता है व्यवस्थित करना। इस ऑर्गेनाइज का मतलब, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यानी अपने जो करिकुलम को किस तरह से व्यवस्थित करेंगे हम। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 प्रकार से इसको कहने का मतलब समझ सकते हैं। पहला इंटीग्रेटेड अप्रोच, दूसरा है आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, और आपका तीसरा नंबर आ जाता है स्पाइरल अप्रोच। तो समझ लेते हैं इन तीनों को, ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं नंबर 1 इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी कि इंटीग्रेटेड से आप लोग समझ सकते होंगे एकीकृत। ठीक है, एकीकृत अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है, एकीकृत जो ऑर्गेनाइज है, करिकुलम का ऑर्गेनाइजेशन है एकीकृत, इसमें क्या होता है कि इसमें सभी विषयों को एक ही साथ समाहित कर दिया जाता है। एक ही विषय को अलग अलग मान करके, यानी पढ़ेंगे, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पढ़ेंगे एक ही विषय, लेकिन उसमें सभी अलग अलग चीज़ें समाहित रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इन्वायरमेंट को। ठीक है, ईवीएस की अपनी जो स्टडी होती है उसको ले लेते हैं। अब जो ईवीएस में पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, 3 to 5 में जो ईवीएस में पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें, सभी अलग अलग विषय होते हैं। उसमें सोशल साइंस होता है, उसमें साइंस होता है, कई बार उसमें मैथ भी होता है, भाषा भी उसी में होता है, लैंग्वेजेस। तो अलग अलग चीज़ें ईवीएस में शामिल होती हैं। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच का यही मतलब है कि एकीकृत विचार, यानी कि एक ही विषय के अंतर्गत अलग अलग विषयों को पढ़ लिया जाता है। ये होता है पाठ्यचर्या का संगठन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं हम पाठ्यचर्या में, अपने करिकुलम में। अब सेकेंड अप्रोच में, सेकेंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है, इस अप्रोच में होता है पढ़ेंगे एक ही विषय, जैसे मैंने इससे पहले इंटीग्रेटेड वाले में बताया कि एक ही विषय में अलग अलग चीज़ों को समाहित कर लिया जाता है और अलग अलग विषयों को पढ़ लिया जाता है। लेकिन इसमें पढ़ेंगे एक ही विषय को, लेकिन उसमें दूसरे विषय को भी समाहित कर लेंगे। उसको एक ही विषय को पढ़ाते हुए दूसरे विषय का भी हम ज्ञान दे सकते हैं। जैसे इससे पहले के एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अगर कोई टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, ठीक है, मैथ
पढ़ा रहा है अपने स्टूडेंट को, और वह अपने स्टूडेंट को अगर वो चाहता है कि किसी स्टूडेंट की भाषा भी कमज़ोर है, वो बोलने में समर्थ नहीं है, वो हिंदी में नहीं पढ़ पाता या इंग्लिश में नहीं पढ़ पाता, तो उसको वो क्वेश्चन पढ़ने के लिए कहेगा। एक बार अगर स्टूडेंट ने गलत पढ़ा तो उसको फिर से पढ़ने के लिए बोलेगा और अच्छे से सुधार करके पढ़ो। यानी कि वो मैथ का क्लास लेते हुए उसको हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम में अगर है तो इंग्लिश भाषा की वो उसको ट्रेनिंग दे सकता है, इंग्लिश भाषा उसका मजबूत कर सकता है। तो ये होता है ये सेकेंड वाला इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यही होता है कि एक विषय को पढ़ाते हुए दूसरे विषय की उसको शिक्षा देना। अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं करिकुलम को, नेक्स्ट में है स्पाइरल अप्रोच। तो स्पाइरल अप्रोच, स्पाइरल मतलब आप जानते होंगे, स्पाइरल बाइंडिंग सुना होगा आपने, इस तरह का जो होता है स्पाइरल, पहले इधर आगे जाना फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। तो इसका मेन उद्देश्य होता है पुनः करना। जैसे कि कोई टीचर किसी पार्ट को पढ़ाता है, ठीक है, उसका एक हफ्ते बाद टेस्ट लेता है, तो ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा, स्पाइरल अप्रोच के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि बच्चे उस चीज़ को भूलें ना कि मैंने जो एक हफ्ते पहले, ठीक है, एक वीक पहले मैंने जो भी पढ़ाया है उसका मैं फिर से टेस्ट लेके चेक करूंगा कि बच्चे उसको भूल तो नहीं गए। अगर भूल गए हैं तो वो फिर से उस चीज़ को याद करें। यही होता है स्पाइरल। यानी कि यहाँ से शुरू होता है, फिर ये आगे जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से पीछे आता है, वहीं फिर आगे जाता है, फिर पीछे, फिर आगे जाता है, फिर पीछे। यानी कि स्टूडेंट अपने यहाँ पढ़े हुए चीज़ को यहाँ जा कर के न भूले, वो फिर से वहीं पर वापस आएगा, उस चीज़ को उसको याद रखना चाहिए। जैसे कि होमवर्क देना और कुछ दिन बाद उसका टेस्ट लेना, ताकि बच्चे उस चीज़ को भूले ना। ये होता है स्पाइरल अप्रोच में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा आप लोग और अपने लैंग्वेज में इसको नोट्स बना लीजिएगा, तो आप लोग के सारे डाउट्स जो हैं यहाँ पर से क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, इतना ही था जो करिकुलम के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी उसके अंतर्गत इतना ही चीज़ें था। आई होप आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में और जितने भी इसके अंतर्गत सब टॉपिक्स हैं वो सभी आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो ये थे करिकुलम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसी तरह चूँकि आज ये फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिएगा और हड़बड़ाइएगा नहीं। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको और भी इसके जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर लिया जाएगा और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरे टॉपिक्स को हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही एक छोटी सी सूचना कि मैंने अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर जो है NEP का, ठीक है, NEP का जो है PDF अब मैंने डाल दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने डाल दिया है। अगर आप लोग NEP का जो है ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल नोट वो देखना चाहते हैं, ऑफिशियल PDF देखना चाहते हैं, तो वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट PDF और नोटिस आपको इस चैनल से रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे के अपने EMRS की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।